तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेंडल बेरी के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। वेंडल बेरी कहते हैं, द सॉइल इज द ग्रेट कनेक्टर ऑफ लाइफ, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ ऑल। देखो, बहुत ही प्यारा कोट है। और हिंदी में इससे रिलेटेड आपने कोट सुना ही होगा कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मनुष्य को कहते हैं कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। और जो हमारे वेंडल बेरी जो ये कोट बोलते हैं, दोनों ही कनेक्टेड है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, वो एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टर होती है। कैसे कनेक्टर होती है, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। देखो, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। और इन्हीं प्लांट्स के ऊपर, जो पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉइल है, हर एक इंसान को, हर एक जीव को बांधे हुए है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला इट इज़ अ ग्रेट कनेक्टर। और मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। डेस्टिनेशन ऑफ ऑल, सबका यही है। कैसे, क्यों बोलते हैं इसको? कि देखो कि हर कोई, ह्यूमंस हो गए, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, ठीक है, हर कोई जब लाइफ एंड करता है, जब मृत्यु हो जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, तो ये जो लाइफ एंड के बाद ये जो जाते हैं ह्यूमंस, कहाँ पे मिल जाते हैं? पेड़ पौधे कहाँ पे मिल जाते हैं? मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? डिग्रेडेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो यही कुछ कोट है कि जो मिट्टी है वो ग्रेट सोर्स है, सबके लिए कनेक्टर है, ग्रेट कनेक्टर है हर एक जीवन का। और डेस्टिनेशन ऑफ ऑल, सबका यही एक अंत है। ठीक है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। यही कुछ कोट का मतलब है वेंडल बेरी का। और इस कोट का जो रिलेशन है हमारे आज के एडिटोरियल से डायरेक्टली है, इंडिया सॉइल हेल्थ क्राइसिस। कि इंडिया में सॉइल हेल्थ क्राइसिस हो रहे हैं, कि जो मिट्टी है ये डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है हमारी मिट्टी। तो ये हमारे CAPF एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CAPF एग्जाम में आप लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड देखेंगे। 2024 की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप 2024 का ट्रेंड देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एनवायरमेंट का अपना एक रोल है। अब एनवायरमेंट का रोल क्योंकि बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह बढ़ रहा है, तो एनवायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। किसके लिए? CAPF एग्जाम के लिए। और सॉइल इसमें एक बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करती है। कैसे करती है? फूड साइकिल को समझ लो, वहाँ से समझ आ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सारी चीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सॉइल से। और यहीं से आगे तक टर्चरी लेवल तक साइकिल चलती है। और फिर कहीं ना कहीं ये साइकिल रिवर्स होके दोबारे सॉइल में मिल जाती है। और यही कोट का मतलब है, यही हम एडिटोरियल में भी थोड़ा सा समझेंगे। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, तो सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो प्लांट जब कुछ एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी को तो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये डिग्रेड हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अगर मिट्टी में से खत्म हो जाएंगे, तो जो प्लांट है उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आएगी या नहीं आएगी बच्चे? बिल्कुल आएगी, हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, सॉइल हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं कि जो मिट्टी है वो डिग्रेड हो रही है। 90% यहाँ पे बताया है कि जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी होती है, 90% इंडिया की जो टॉप सॉइल है उसमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस गायब हो रहा है। 50% उसमें से पोटाशियम गायब हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमें अपने खाने के अंदर चाहिए होते हैं। और खाने में आएंगे कहाँ से? मिट्टी से आएंगे। मिट्टी से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर मिट्टी में ही गायब आ जाएंगे तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी होगी। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि हो क्यों रहा है? सॉइल इरोजन की वजह से। कि जो सॉइल इरोजन कहते किसे हैं पहले समझो। देखो, सॉइल जो होती है हवा वगैरह की वजह से, पानी की वगैरह की वजह से क्या होता है, इसकी जो टॉप सॉइल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमस वगैरह होता है, ये कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। ये विंड की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है, ETC रीजन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी मिट्टी फेस कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा याद रखना। सॉइल इरोजन हो गया, डिग्रेडेशन और न्यूट्रिशन डिप्लीशन, जो हमने अभी देख ही लिया। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। कैसे? इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल होती है मिट्टी। कैसे इकोसिस्टम के लिए? देखो, हमने अभी देखा प्राइमरी प्रोड्यूसर, एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहते हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और सॉइल पे डिपेंड होते हैं। अगर सॉइल खराब होगी तो प्राइमरी प्रोड्यूसर
यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर सारी साइकिल जो होती है फूड चेन की वो डिपेंड होती है। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्चरी कंज्यूमर्स होते हैं, शेर वगैरह, हिरन वगैरह, वो सारी चीज़ें साइकिल चलती है पूरी, ठीक है। अगर ये साइकिल डिपेंड किस पे है, सॉइल पे, अगर सॉइल डिग्रेड होगी तो ये तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। ऊपर से फूड सिक्योरिटी हमारी खतरे में आ जाएगी, और क्लाइमेट चेंज से निपटने में जो हमारी मिट्टी मदद करती है वो कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज से निपट नहीं पाएंगे, वहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी। अब बेटे एक चीज समझने की यहाँ पे जरूरत है आपको कि क्लाइमेट चेंज से मिट्टी कैसे मदद करती है। देखो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखो एक तो हमें ये वाली चीज समझ आएगी कि सॉइल पे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, पेड़ पौधे को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। पेड़ जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो जब ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं तो एटमॉस्फेयर से जो गर्म करने वाली जो गैस है वो गायब हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज में ऑटोमेटिकली रिलैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि सॉइल जब डिग्रेड करती है, सॉइल जो होती है हमारी, ये भी डायरेक्टली क्या करती है, CO2 एब्जॉर्ब करती है। देखो जहां पे ये लेट से ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ों में CO2 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो हमारी जो मिट्टी होती है, कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर भी CO2 रहता है। लेकिन अगर यहाँ से ये प्लांट खत्म हो गया, उसके बाद हवा चलेगी, विंड चलेगी, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये CO2 जो है ये भी एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाएगा जो मिट्टी के अंदर था, ठीक है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज से निपटने में जो हमारी मिट्टी मदद करती है। अगर ये डिग्रेडेशन हो गया तो क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद तो नहीं करेगी, लेकिन इसको बढ़ा जरूर देगी, क्योंकि CO2 को अब ये एटमॉस्फेयर में छोड़ देगी। तो यही चीज यहाँ पे एडिटोरियल में भी डिस्कस की गई है, और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो जो हमारे एडिटोरियल का मेन जो टारगेट है वो क्या, देखो सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी ये क्या होती है बच्चे, सर्कुलर इकोनॉमी देखो आपको समझना पड़ेगा क्या, कि जैसे हमने अभी कोड देखा क्या, कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, कि सारी चीज क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यही चीज, इसी को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो इसी को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, कि जो चीज जहां से बनी है वहीं पे आके मिल जाए, उसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। घबराओ मत, अभी अच्छे से देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है वेस्ट मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा चैलेंज है, इसी पे एडिटोरियल मेन फोकस करता है। देखो वेस्ट, जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी वो क्या कहती है, कि जो हमारे यहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से, ठीक है। ये सॉल्यूशन में जरूर लिखना, अगर कहीं आ जाता है ऐसा तो इस सॉल्यूशन में जरूर लिखना, कि हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं होता। वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग वेस्ट नहीं होता, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। तो आपने सुना तो बहुत होगा कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, अभी बहुत हमारे जो ये स्वच्छ भारत अभियान चलाता है, ये सारी मुहिम चली थी, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जो सूखा कूड़ा है जो आप जला सकते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो आपका वेस्ट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको जला के। लेकिन जो गीला कूड़ा है, वेट जो आपका वेस्ट है, उससे क्या होगा, उससे कंपोस्ट पैदा होगा। कंपोस्ट मतलब खाद एक तरह से, कि हम उस वेस्ट से क्या करेंगे, उसको दबाएंगे, दबाने के बाद उसमें वर्मी छोड़ेंगे, वर्मी छोड़ने के बाद उसके में जो एटमॉस्फेयर, जो उसके लिए कंडीशन होती है, वायबल कंडीशन होती है कंपोस्ट बनाने के लिए, वो वहां पे जनरेट करेंगे, तो वेस्ट से क्या होगा, खाद बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो वेस्ट है वो खाद बन गई। खाद से फिर क्या होगा, फिर पौधों में डालेंगे, पौधे उससे न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन लेने के बाद वहां से फ्रूट आएंगे, आप फ्रूट खाएंगे, उसका छिलका फिर फेंक देंगे, और छिलका फेंकने के बाद फिर वो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, यही है क्या, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। समझ आया बच्चे। तो यहाँ पे जो जिक्र किया है वो क्या, तो हमारी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ये भी तो समझो। ये तो एकदम आइडल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। लेकिन क्या होता है हमारी इंडिया के अंदर, ये सूखा कूड़ा गीला कूड़ा बोलने की बात है, जो गाड़ी लेने आती है, जो गाड़ी लेने आती है, मैं अपने घर की बात बता दूं कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो गाड़ी लेने आती है बोलती है सूखा कूड़ा इसमें डाले, और जो गीला कूड़ा है वो दूसरे वाले डब्बे में डाले, लेकिन डब्बा उसके पास एक ही रहता है, ठीक है। तो अभी ये जो चीजें चल रही है कागज में चल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सूखा और गीला कूड़ा दोनों एक ही जगह चला जाता है, ठीक है। एक ही जगह जाने के बाद ये क्या होता है, एक ही जगह ये डंप हो जाता है। अब देखो इस कूड़े को अलग कौन करेगा, सेग्रीगेशन यहाँ पे काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि देखते हैं कि एक तरफ से उठा लेते हैं कूड़ा, पूरा गीला गीला कूड़ा जो होता है, लगता है कि ये जल जाएगा, उसको उठा के क्या करते हैं कि जो हमारे इंसिनरेटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं कि जहां पे जला के जो है
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पे इनको डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर गीला कूड़ा भी है, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है, ई वेस्ट भी उसी के अंदर है, क्योंकि सेग्रीगेशन सही से हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो पॉइजनस निकलता है, ठीक है। एनवायरनमेंट को तो वो क्षति पहुंचाता ही पहुंचाता है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी जो होनी चाहिए, जो इसकी कैपेसिटी है इसको जनरेट करने वाली, वो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम यहाँ पे फेस करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे है वो है इंसिनरेटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लांट, मतलब जला के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हाई नंबर ऑफ फेलियर रेट में देखने को मिलता है, एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? इसकी वजह से जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट करते हैं, इसका हैजार्डस बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो जो फ्यूम्स निकलता है उसी में ही जहर होता है। अभी आप न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है, जो लोकल न्यूज़ होती है वहाँ पे ध्यान दिया करो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे इनसे ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था उसके वहाँ पे ऐसे कूड़ा जलाया गया, वहाँ से क्या हुआ कि जो ब्लैक कार्बन है वो निकल के लोगों की छतों पे जमा हो गया, ठीक है। जो प्लांट्स थे खेतों में चला गया, वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर जमा हो गया, तो वहाँ से क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई। तो ये सारी न्यूज़ें जो आती है न्यूज़पेपर में, उसका बेस क्या है? बेस है ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ऐसे, ये चीज़ आपको समझने वाली है। दूसरी यहाँ पे बताई गई है कि बायोमिथनेशन जो प्लांट है, जो मिथेन बनाते हैं। बायोमिथनेशन मतलब क्या होता है कि नेचुरल जो बैक्टीरिया वगैरह यूज करके जो डिग्रेड करते हैं उसे कहते हैं बायोमिथनेशन। ये बायोमिथनेशन प्लांट्स, वहाँ पे क्या इशू होता है, मीथेन लीक कर जाती है, ठीक है, मीथेन लीक कर जाती है। और वेस्ट सेग्रीगेशन पुअर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे यही है, ठीक है। और यही बताया 0.1% रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। रीजन आपने समझ लिया, रीजन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सजेशन है बेसिकली इस चीज का, सर्कुलर इकोनॉमी का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा ये वाला। इस सर्कुलर इकोनॉमी का यहाँ पे सजेशन है क्या, कि न्यूट्रिशन सर्कुलेटरी वो चीज करनी चाहिए। कैसे करेंगे? कलेक्ट करो, प्रोसेस करो, रिटर्न कर दो, ऑर्गेनिक वेस्ट बना दो। वही सारी चीज़ जो अभी डिस्कस करी है वो यहाँ पे बेसिकली ये बताया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है, जो हमारे घरों से आता है वही म्युनिसिपल वेस्ट है। उसमें से सॉलिड वेस्ट में से हम कंपोस्ट बना सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाए, वो भी सस्ते दामों पे, ठीक है। जो अभी आपको मैंने मेथड बताया कि घरों से कूड़ा आया, सूखे कूड़े को जला दो, उससे एनर्जी बना लो, गीले कूड़े को से कंपोस्ट बना लो, कंपोस्ट को फिर मिट्टी में डाल दो, वहां से क्या होगा, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जो आज का एडिटोरियल सॉइल पे बेस्ड है, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, वेस्ट से बढ़ रही है, सर्कुलर इकोनॉमी से बढ़ रही है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और इसके जो एग्जाम्पल है ये बताया कि ऐसा नहीं है कि ये जो है आइडल सॉल्यूशन है, ये आइडल सॉल्यूशन नहीं है। केरला, कर्नाटका जो है वहां पे इनको यूज कर रहे हैं। और ये अलाफूजा जो है, ये तो बहुत बार न्यूज में आता है इस चीजों के लिए, क्योंकि वहां पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो पूरे इंडिया में नंबर 1 कैटेगरी में आता है वेस्ट मैनेजमेंट। अलाफूजा केरला का जो है, और चिका बालापुरम जो कर्नाटका में, ये दोनों जो सिटीज हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट एकदम नंबर 1 कैटेगरी का है, ये यहाँ पे बताया गया। और 1 कैटेगरी कैसे होगा, सेग्रीगेशन सही से हो रहा है, सेग्रीगेशन के बाद उसका वो जो होता है ये जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सही से हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और उसके बाद जो कंपोस्ट बनाना चाहिए वो कंपोस्ट बन रहा है, जो एनर्जी बनाना चाहिए वो एनर्जी बना रहे हैं, ये दोनों चीज़ अच्छे से हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन यही है क्या, कि हमें सेग्रीगेशन पे ध्यान देना चाहिए। सेग्रीगेशन पे ध्यान देके फिर जो गीला वेस्ट है, जो हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड वेस्ट है, सॉलिड जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है गीले वाला, उसमें न्यूट्रिशन है ऑब्वियसली, उसमें छिलके हैं, सब्जियां हैं, उसमें बहुत सारी गीली चीज़ें हैं जो कंपोस्ट बन सकती है, जो खाद बन सकती है, ठीक है। वही यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि उसकी खाद बनानी चाहिए, और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि हो क्यों नहीं पा रहा है ये, कई क्यों एक आधी सिटी है जो जहाँ पे बना पा रही है, बाकी सिटी क्यों नहीं बना पा रही। देखो एक चीज समझ लो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जो पॉलिसी फेलियर वगैरह ये तो लिखने की बातें हैं, इसके पीछे का जो मेन रीजन है, और लिखना इसे एस्से राइटिंग में लिखना या फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में लिखना, कि इसका पॉलिटिकल रिटर्न बहुत लो होता है, पॉलिटिकल रिटर्न बहुत लो होता है। लेट से आप एज्यूम करो कि आपके यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो वोट बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट चलता है, कि जो आपका पॉलिटिशियन है वो इस चीज़ पे जोर दे रहा है,
तो कौन इस पे ध्यान देगा कि भाई वर्मी कंपोस्ट बना रहा है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से कर रहा है, क्योंकि आपको क्या, आपको आपको प्रत्यक्ष रूप से तो वो सारी चीजें दिखती नहीं ना, इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री फ्री कर दी है तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है आपको। लेकिन अगर ये चीज करता है, वेस्ट सेग्रीगेशन कर रहा है, आपके घर से देखो वेस्ट सेग्रीगेट होके जाए या ना होके जाए आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप क्या करते हो, डायरेक्टली डंप कर देते हो उस गाड़ी के अंदर। अब वो सेग्रीगेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, आपको पता भी नहीं चलता, और आप इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हो, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होते। तो इसका पॉलिटिकल रिटर्न बहुत कम होता है, इसीलिए इन चीजों पे जोर नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, ठीक है। बाकी 2000 पॉलिसी फेल हो गई, या फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे उसको विड्रॉल कर लिया, ये सारी प्रॉब्लम आती किस लिए है, आने का रीजन सिंपल ये है, पॉलिटिकल रिटर्न नहीं है। देखो पॉलिटिकल रिटर्न आएगा कब, जब हमारे जो लोग होंगे वो लिटरेट होंगे, उनको पता चलेगा कि क्या चीज एग्जैक्टली सही है, क्या चीज गलत है, तब वहां पे पॉलिटिकली रिटर्न आएगा। कि जो पॉलिटिशियंस है वो अगर वादे करेगा क्या, कि पानी प्रोवाइड कराएगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कराएगा, फैसिलिटी क्लीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, अगर ऐसे प्रोमिस करता है तो क्या होगा, इसका पॉलिटिकल रिटर्न अच्छा है, ठीक है। तो ये होगा कब, जब हमारी सोसाइटी लिटरेट बनेगी, ठीक है। ये रीजन है क्या, कि ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट है, स्वच्छ भारत वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। अब यहाँ पे वही बताया गया है कि क्वालिटी इंप्रूव कर दो, पब्लिक अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, वही सारी चीजें जो हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए। मेन रीजन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअल में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड एक ही है क्या, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट सर्कुलरिटी बोला है, यही सर्कुलर इकोनॉमी है, और क्या है, ठीक है। कंपोस्ट हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, स्केलेबल हो गया, एडेप्टेबल हो गया। इंडिया का जो ऑर्गेनिक वेस्ट क्राइसिस है उसको सस्टेनेबल बना देगा। देखो एक तो वेस्ट को ये सॉल्व करेगा, कि जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, प्लस जो सॉइल डिग्रेड हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब मल्टी डायमेंशनल ये यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और ये बताया गया यहाँ पे टॉप से डाउन पॉलिसी रिफॉर्म आने चाहिए, और आएंगे कब, जब बॉटम से अप डिमांड होगी। सेम चीज, यही वाली चीज को इस लैंग्वेज में बोला गया है, ठीक है। टॉप टू डाउन पॉलिसी मतलब जो ऊपर वाले लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो ये पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे कब, जब नीचे से डिमांड आएगी। सिंपल चीज, वही चीज बताई गई है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई होगी कि जो सॉइल की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू मल्टी डायमेंशनल है। इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, सबके लिए, एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है हमें पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो भी हमने डिस्कस करा, कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करके देखना बच्चे। और देखो अब देखो ट्रेंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो हमारा सीएपीएफ एग्जाम है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो जो सारे सीएपीएफ एग्जाम, मतलब अभी जो चल रहा है 2025 आ जाएगा आपके एग्जाम तक, तो तब तक क्या हो जाएगा कि एनवायरनमेंट वाली जो डिमांड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, अपना एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। देखो 2024 में 2 कॉन्सेप्ट आए थे, 2 मतलब टॉपिक दिए गए थे, दोनों एनवायरनमेंट थे। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ऑफ इको टूरिज्म। और ऐसे एडिटोरियल आते रहते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे एडिटोरियल लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये आज का एडिटोरियल कहाँ से था, ये था हमारा डाउन टू अर्थ से, यहाँ से था, क्योंकि द हिंदू में और जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें एज सच मेरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी कि हमने डिस्कस ना करी हो या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन डाउन टू अर्थ में ये चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, तो मैं आपके लिए लेके आया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो ये जो है आईसीजे और आईसीसी, इसको एक बार प्रिंट निकलवा लेना, नहीं तो ये आप हमारी मंथली मैगजीन जो है, मंथली जो मैगजीन है उसके अंदर आ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ बच्चे इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीजे और आईसीसी ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 बारी न्यूज़ में आ गया। और अभी इसराइल के लिए इसने शायद आईसीसी ने एक वो जारी किया था, कुछ ये जो ऑर्डर जारी करता है वो जारी किया था। और आईसीजे का भी एक जिक्र आया था कि फेल हो गया है इसराइल को रोकने के लिए। ये सारी चीज़ अभी न्यूज़ में थी, ठीक है। और इंडिया ने भी अभी कुछ ऐसा ही जिक्र किया ये वाला। तो ऐसा जो न्यूज़ है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूज़ से
क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि आईसीजे क्या होता है, इसके फंक्शनिंग क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, आईसीसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं हमारे, एक आईसीजे जिसकी फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1946 में। ठीक है, अथॉरिटी कहाँ से ये अपनी पावर को ड्राइव करता है, ये ड्राइव करता है यूएन चार्टर से, यूएन चार्टर से ये ड्राइव करता है। ठीक है, और जो नॉन यूएन मेंबर्स हैं वो भी इसकी पार्टी हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा बच्चे याद रखना कि नॉन यूएन मेंबर्स स्टेट कैन आल्सो बिकम पार्टीज टू द आईसीजे बाय रेक्टिफाइंग आईसीजे स्टैट्यूट। ठीक है, तो मतलब यूएन चार्टर से ये पावर लेता है, और जो यूएन की पार्टी नहीं है, जो देश यूएन के मेंबर नहीं है, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, बस उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा इसका स्टैट्यूट। ठीक है, इसका रिलेशनशिप यूएन से क्या है, क्योंकि इसका ऑफिशियल, यूएन का ऑफिशियल कोड कहते हैं बेसिकली, आईसीजे को क्या कहते हैं, यूएन का ऑफिशियल कोड। यूएन में कुछ हो गया, कोड कौन सा है उसका, आईसीजे। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में, हेग में। कैसा कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिविल कोर्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे XYZ कोई पर्सन है, जैसे कि नेतन्याहू, ठीक है, जो इजराइल के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनके अगेंस्ट आप यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। आईसीजे सिविल कोर्ट है, कंट्री के अगेंस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी कहाँ है, जुडिशरी जुरिडिक्शन इसका कौन सा है, जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं सारे इसके जुरिडिक्शन में आते हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया इंक्लूड इसके। ठीक है, इंडिया इसके अंडर आता है। समझ गए कि इंडिया इसके, अगर ये कोई लॉ इंप्लीमेंट करता है, कुछ भी ऑर्डर इंप्लीमेंट करता है, हमारी इंडिया को मानना पड़ेगा। इसका वर्क स्कोप क्या है, लीगल डिस्प्यूट जो भी होते हैं, कानूनी कार्रवाई वगैरह, वो सारी चीज यहाँ पे आती है। सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान का वो जो इशू हुआ था, तो इंडिया जो है आईसीजे में लेके चला गया था, ऐसा कुछ इशू याद होगा आपको। ठीक है, तो वो क्या है, आईसीजे क्या कर सकता है, कंट्री टू कंट्री सुनवाई करता है, बाउंड्री इश्यूज पे, मरीटाइम पे, ट्रेड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन राइट के ऊपर, ट्रिटी वियोलेशन हो गया, ट्रिटी इंटरप्रिटेशन हो गया, इन सब चीजों को। पैसे कहाँ से लाता है, पैसे लाता है यूएन से, यूएन का कोर्ट है तो यूएन ही पैसे देगा। ठीक है, इसकी जो जजमेंट होती है ये बाइंडिंग होती है, इसको बच्चे याद रखना बिल्कुल। ठीक है, इसकी जजमेंट क्या है, बाइंडिंग है, क्योंकि ये यूएन का कोर्ट है। ठीक है, कोई यूएन का कोर्ट है तो बाइंडिंग तो होगी होगी। इंडिया मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है इंडिया। ये समझ आया आईसीजे का, ये बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। अब आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये था कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये अभी ताज़ा ताज़ा बना है, 2002 में बना था। इसका ये इसकी अथॉरिटी कहाँ से लाता है, रोम स्टैच्यूट से। ठीक है, ये यूएन चार्टर वार्टर नहीं है, ये जो रोम का स्टैच्यूट है वहां से ये अपनी अथॉरिटी लेके आता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं कराया इसको। ठीक है, ये यूएन के अंदर आता है नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट है। इसका हेडक्वार्टर सेम वहीं पे जहाँ पे यूएन का है, नीदरलैंड हेग में। ये क्रिमिनल कोर्ट है। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम यहाँ पे केस कर सकते हैं, जैसे अभी वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसके अगेंस्ट जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ था आईसीसी में। देखो एक चीज देखो, ये तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि इजराइल में ये सारी चीज चल रही है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई हो रही है, और आईसीसी जो वहां का हेड है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर, अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, उसके बाद भी वॉर चल रही है और वो उसको मान नहीं रहा। मतलब क्या है कि इसके जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग नहीं है, ये खुद ही तुम अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ऑर्डर बाइंडिंग होते तो वो तो अभी तक जेल में होता, ऑर्डर बाइंडिंग नहीं है इसलिए अभी तक वॉर बंद नहीं हो, इसलिए अभी तक वो ओपनली घूम रहा है। ठीक है, और ऐसे ही ये करता रहता है जो भी वर्ल्ड लेवल पे चलते हैं उनके अगेंस्ट में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह ये सारी चीज करता है। इसके सब्जेक्ट मैटर में कौन सा आता है, जीनोसाइड जो अभी चल रहा है हमारे इजराइल में। ठीक है, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके सब्जेक्ट मैटर में आती है। फंडिंग कहाँ से लाता है, जो इसकी स्टेट पार्टीज है वहां से ये फंड ले लेता है। कोई अब चंदा वंदा देना चाहे, आप अगर देना चाहो तो आप भी दे सकते हो, यूएन वगैरह देना चाहे, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, जहां से पैसे आ सके वहां से ये ले लेगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इसकी एजेंसी नहीं है, इतना याद रखना। इसका जो जजमेंट है क्या बाइंडिंग होगा, बिल्कुल नहीं बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग होता तो अभी तक कोई वॉर होती भी नहीं। ठीक है, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी का इश्यू है। ठीक है, क्योंकि ये यूएन की तो बॉडी है नहीं, तो हम क्यों इसकी मानी। अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर ये समझ आ गया होगा, हमारे आईसीजे और आईसीसी के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा, तो बच्चे आप इसका आंसर करने में सक्षम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करो। ठीक है, अभी रुको,
वीडियो को पॉज करो, ऊपर जाके मत देखना, इसको पॉज करके अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये आया था पीआईबी के अंदर, ठीक है, पीआईबी और द हिंदू में आया था। क्या चीज है यहाँ पे, देखो चीज है क्या कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया की नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी अब फॉर्म हो रही है, ठीक है। कोऑपरेटिव आपको पता है अभी टॉक ऑफ द टाउन न्यूज है कोऑपरेटिव, ठीक है। अभी जो भूटान के वो जो वहाँ के जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचू जो भी हैं, वो अभी यहाँ पे आ रखे हैं इंडिया की विजिट पे, ठीक है। क्यों आ रखे हैं, गेलप्पू में वो क्या करना चाहते हैं, उसको कोऑपरेटिव सिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से इशू जो है वो तुम्हें पता होने चाहिए। कोऑपरेटिव क्या होता है, अमूल, कोऑपरेटिव क्या होता है, अमूल एग्जाम्पल है उसका कोऑपरेटिव का। 3-4 ग्रुप मिलके क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देती है, उसे हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे पॉलिसी फॉर्म हो रही है, तो क्या चीज है पॉलिसी में, कौन सी कमेटी बना रही है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी कोऑपरेटिव पॉलिसी है जो बना रही है, नेशनल लेवल की कमेटी बना रही है। नेशनल लेवल की कमेटी में कितने मेंबर हैं, 48 मेंबर है। हेड कौन है ये याद रखना, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु इसके मेंबर हैं। इस कमेटी में कौन कौन होगा, देखो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर, ऑफिसर्स वगैरह, सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी है, मतलब पूरी इंडिया के लोग इसके अंदर होंगे। इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। करेंगे क्या भैया, ये कॉपरेशन की जो पॉलिसी है ये यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोऑपरेटिव का, जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। ये सारी चीजें इसका जो है एक गोल है। इसके अंदर प्रोविजंस क्या रहेगा, देखो प्रोविजंस क्या रहेगा कि जो हमारा कोऑपरेटिव है उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ठीक है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक खुलेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर एक यूनियन खुलेगी, नाबार्ड इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा और मिल्क प्रोड्यूसर के लिए क्या है, नाबार्ड का क्या रोल है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या कि जो कोऑपरेटिव्स है उसका एक्सपांशन करने के लिए पॉलिसी है, पूरे इंडिया लेवल के लोग यहाँ पे रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल तक के, ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है और ये मैं बता दूं कि दिखने में इजी लग रहा है लेकिन ये सीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करना है, ठीक है। इनसे आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ दिनों के बारे में, कुछ मोटोज के बारे में। देखो सीएपीएफ के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं तो किसी बुक में मिलते नहीं है हमें, है ना, क्योंकि ये कोई बुक देती नहीं है, चाहे कितने भी बड़े वो इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे ये सारी चीजें, डेज हो गया, मोटोज हो गया, ये कोई देता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको कुछ स्पेशल मिले, और ये सारा हमारी करंट की मंथली मैगजीन में हो गई होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन का जो है ये पीडीएफ निकलवा के पूरा बट्ठल जो है वो बना के रखना पड़े। अगर ऐसा करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपकी जो मेमोरी है उसको फ्रेश रखेगा। अगर ऐसा करते हो तो मंथली मैगजीन की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप देखो, अगर डेली जो मैं डेली डिस्पैच देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे करते हैं, वो मेरे को फोटो खींच के भेजते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये करना, कि जो बच्चे करते हैं इसको डेली प्रिंट निकलवाते हैं। प्रिंट निकलवाने के बाद ये यहाँ पे डिस्कस करने के बाद यहाँ पे वो लिख लेते हैं अपने उसको बस संडे को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार मंथली रिवाइज कर लो, ठीक है, और एक बार 3-4 मंथ में एक बार रिवाइज कर लो। बस अगर इतना कर लोगे, करंट अफेयर के लिए तुम बिल्कुल वरी मत करो। 50% पेपर ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा, 50% कहीं नहीं जाएगा, बाकी 50% के लिए मेहनत करनी है, और वो हमारी जो स्टैटिक्स बुक है सिर्फ वहां से मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये डेज और मोटो है, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो देखो अभी क्या था, 4 दिसंबर को क्या था, नेवी डे था, ठीक है। नेवी डे था, तो हमारी राष्ट्रपति जी थी, वो उड़ीसा के पुरी बीच पे यहाँ पे उन्होंने अटेंड करी थी ये नेवी डे की जो सेलिब्रेशन हुई थी वो। तो हमें अब बस देखना है कि इंडियन आर्मी डे कब आता है, ठीक है। इंडियन आर्मी डे आता है जनवरी 15 को। इसका मोटो क्या है, इसका मोटिव है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप से पहले सर्विस देना, ठीक है। बहुत अच्छा मोटो है आर्मी का। नेवी डे कब आता है, दिसंबर 4 को आता है। इसका मोटो क्या है, इसका है शम नो वरुणः, मतलब मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ये है नेवी का मोटो। उसके बाद आता है एयरफोर्स। एयरफोर्स डे कब आता है, 8 अक्टूबर को आता है।
इसका मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, मतलब नाभा सप्रशम दीपथम, थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा टफ नेम है, संस्कृत में तो टफ हो गई, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम हैं भैया पैरामिलिट्री वाले, तो आपको क्या है, पैरामिलिट्री सीएपीएफ में जितनी फोर्सेज आती हैं उनके मोटो वगैरह डे वगैरह थोड़े से याद होने चाहिए, ठीक है, ये तो रटना पड़ेगा। बीएसएफ है, बीएसएफ का डे कब आता है, दिसंबर 1 को 1965 में इसका गठन हुआ था। इसका मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। उसके बाद है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की डेट क्या है, जुलाई 27 1939 को एस्टैब्लिश, आज़ादी से पहले हुआ था। इसका मोटो क्या है, पीस सर्विस लॉयलिटी, शांति सेवा निष्ठा। उसके बाद आता है आईटीबीपी, आईटीबीपी कब आया था, अक्टूबर 24 को 1962 में। इसका मोटो क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। उसके बाद है हमारा सीआईएसएफ, सीआईएसएफ कब आया था, मार्च 10 1969, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, इसका है सुरक्षा और रक्षा और सुरक्षा, ठीक है। एनएसजी, एनएसजी हमारा अक्टूबर 16 1984, मोटो क्या है, इसका मोटो है बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर, मतलब सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एसएसबी, एसएसबी है दिसंबर 20 1963, इसका मोटो है सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। असम राइफल, एक दो बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, बस एक दो बार थोड़ा सा माइंड में डालना है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या तरीका है इसको माइंड में डालने का, थोड़ा सा मैपिंग करनी पड़ेगी। नवंबर 24 1985, असम राइफल का क्या मोटो है, फ्रेंड ऑफ हिल पीपल। देखो एक चीज याद रखो, तुम्हें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, टिक करना है। तो तुम्हें 100% नाम याद हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूं तुम्हें 100% नाम याद हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें टिक करना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 ये सारे लिखने हैं, ऐसे लिखना है बहुत 20-20 पेज के, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें 300 वर्ड का ऐसे लिखना है, उसका इनफ कंटेंट हम एडिटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज हम वैसे ही ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 1 में टिक करना है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जस्ट आइडिया रखना है कि उसका क्या मोटो है। जैसे देखो असम राइफल है, असम पहाड़ियों में होती है, हिल पीपल, बस इतना सा याद रखो, पूरा याद रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कब आया था ये थोड़ा सा तुम्हें याद होना चाहिए, नवंबर 24 1835, मतलब कि आज़ादी से पहले का है। थोड़ा सा मैपिंग करना कि नवंबर के आसपास ऐसे करके 24 में आता है, ऐसे करके सारे का करना। तो तुम्हें ये एक दो बार रिवाइज करने पे, एक अभी कर लोगे, उसके बाद तुम एक बार संडे को रिवाइज कर लोगे, उसके बाद 1 महीने बाद कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसे करके कुछ आ सकता है, और आया भी है प्रीवियस ईयर्स में। थोड़ा PYQ देखोगे तो समझ आ जाएगा, आ रखे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर करना, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए बच्चे, 3 क्वेश्चन के आंसर करना कमेंट बॉक्स में। और आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन, थैंक यू।